Is the screen visible to all of you? Screen नजर Yes, आ sir. रही? Okay. Yes. Okay, बच्चों, let's see. Start करते हैं. I followed at his heels. Mid से है, mid के पास है. जो पहले हमने जहां तक कल पढ़ा था वहां से स्टार्ट कर रहे हैं. I followed at his heel. मैं उनके कदमों के पीछे पीछे चला. Followed at his heels. Follow का मतलब होता है पीछे चलना, पैरवी करना. मैं उनके कदमों के पीछे चला, या मैं उनके पीछे हो लिया, ऐसे भी कह सकते हैं. उसके बाद है जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम. शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में ही तर्जमा करना है. बिल्कुल जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम. उनके सामने चंद कदम के फासले पर. उनके सामने बिल्कुल चंद कदम के फासले पर. जस्ट जो है ना वो यहाँ पे किस लिए है? एम्फोसिस के लिए है, एडवर्ब है. उनके सामने बिल्कुल ही चंद कदम के फासले पर. अब जब हम यहाँ पे फ्यू के लिए 3 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जब ये ना होने के बराबर हो तो फ्यू कहते हैं, जब ये कुछ हो तो आ फ्यू कहते हैं, और जब ये स्पेसिफिक हो जाए तो फिर हम द फ्यू कहते हैं. मसलन आप कहते हैं, मैं आपको कहता हूं कि जो मैंने चंद लेक्चर आपको दिए हैं वो सारे के सारे YouTube पे अपलोडेड. तो क्या यूज करूंगा मैं? आ फ्यू कहूंगा या द फ्यू कहूंगा? ये फ्यू. The few. द फ्यू, क्योंकि मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं यहाँ पे कि वो लेक्चर जो मैंने दिए हैं. तो जब कोई चीज स्पेसिफिक हो जाती है तो वहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. याद है ना आपको? 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं. कौन कौन से? एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है. जो इनडेफिनेट होता है, जैसा नाम से जाहिर है, ये स्पेसिफिक नहीं करता, ये जनरलाइज करता है. और दा का जो है, जो डेफिनेट आर्टिकल है, ये स्पेसिफिक करता है. तो वो चंद दिन जो तुम्हारे पास बच गए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, इसी चैप्टर में पढ़ा पहले, द फ्यू डेज. तो स्पेसिफिक हो जाए तो फिर द फ्यू इस्तेमाल करते हैं. और याद रखना, फ्यू को हम काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगा सकते. अब आप फ्यू ऑनेस्टीज नहीं कह सकते. अब फ्यू क्या होगा? पेंसिल्स कह सकते हैं, क्योंकि पेंसिल्स काउंटेबल है और ऑनेस्टी जो है वो अनकाउंटेबल. उनके सामने बिल्कुल चंद कदम के फासले पर. शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा कर दिया. अ फॉक्स कैरल क्रॉस द पाथ. एक लोमड़ी नुमा गिलहरी ने रास्ते को पार किया, या फॉक्स गिलहरी भी कहते हैं इसको, या लोमड़ी नुमा गिलहरी ने रास्ते को पार किया, क्रॉस. एंड रैन अप अ हिकरी ट्री. और हिकरी के ट्री पे या हिकरी के दरख्त पर चढ़ दौड़ी. रैन अप का मतलब दौड़ कर चढ़ना होता. This terminology is common. You find out in cricket whenever the a bowler runs up to have a ball. तो हम कहते हैं कि इस बॉलर का रन अप बहुत लंबा है. तो रन अप का एक्चुअली सिर्फ रन का मतलब दौड़ना होता है, और रन अप का मतलब होता है दौड़ कर पहुंचना. उसको हम रन अप कहते हैं. तो उनके सामने बिल्कुल चंद कदम के फासले पे एक लोमड़ी नुमा गिलहरी ने रास्ते को पार किया और दौड़कर हिकरी के दरख्त पर चढ़ गई. See that Jess, he shouted. वो चिल्ला उठे. जैसे अचानक किसी को नजर आता है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जैस के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ है. जैसे अचानक से हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हम पता है 3 तरह की कॉमन सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं. कौन कौन सी है? Can anybody tell? Sir, question. ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, वो कौन सी 3 सिचुएशन में हम यूज करते हैं? Happiness, sadness और wonder. जैसे आप जो ना वो you visit Lahore and you find out a huge bus, just like metro bus, and in a very typical Shakargadi language you say "Maro eddi vadi bus." So that expression is called exclamatory expression. यहाँ पे आप कौन से एक्सप्रेशन को या कौन सी सिचुएशन के इस्तेमाल करें? वंडर है, हैरानगी है. Similarly, in this way, you
यूज लाइक सैडनेस है, और ये जरूरी नहीं है कोई, अक्सर आपने पढ़े होंगे वो अलास वगैरह, ब्रेवो, ये सिर्फ यही वर्ड नहीं होते, पूरा पूरा एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे सी दैट जेस, ये उसने ऐसे ही कहा होगा। जैस उससे देखो, वो चिल्लाउट, वो चिल्लाउट पहले करना है, रिपोर्टिंग स्पीच का तर्जुमा पहले करेगा। वो चिल्लाउट है, जैस उसे देखो, यस आई डिड, हाँ मैंने देख लिया, हाँ मैंने देख लिया। यहाँ पे हाँ मैंने देख लिया, डिड जो है वो किसका मीनिंग दे रहा है, वो क्या होगा, सी के मीनिंग दे रहा है। ये डिड या डज का या हैव का इस्तेमाल हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने सेंटेंस का पूरा सेंटेंस ना बोलना हो, हम उसका इतना हेल्प सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करके भी मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे आपसे को पूछे कि हैव यू ऑब्जर्व फास्टिंग टुडे, तो आप कहते हैं यस आई हैव, तो यहाँ पे आई हैव जो है वो मीनिंग दे रहा है, कहां से ले रहा है, आई हैव ऑब्जर्व द फास्टिंग, ये पूरा मीनिंग ले रहा है। तो यहाँ पे इसको मीनिंग जो है ना, जब तर्जमा करते हैं तो तब भी ये बैकग्राउंड से समझते हैं। इसका तर्जमा ये नहीं करेंगे हाँ मैंने, बल्कि इसका तर्जमा करेंगे हाँ मैंने देखा, मैंने जवाब दिया, हाँ मैंने देखा। क्लियर हो गया ये एक्सप्रेशन किस तरह से इसको तर्जमा करना है और किस तरह से इसको समझना है। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे डिड यू सी एली ऑन द रोड, आप कहते हैं, उसके जवाब में कहते हैं यस आई डिड, तो यहाँ पे जो है ना वो आई डिड जो है ना वो मीनिंग दे रहा है कि हाँ मैंने एली को देखा। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ये मुझे कुछ याद दिलाता है। ब्रिंग बैक, ब्रिंग का वैसे मतलब लाना होता है, और बैक मिला दें तो इसका मतलब होता है याद दिलाना। उन्होंने कहा ये मुझे कुछ याद दिलाता है, उन्होंने कहा ये मुझे कुछ याद दिलाता है। brings back the old days to see a fox squirrel। अब bring back चूंकि वर्ब है, वर्ब का तर्जमा हम एंड पे करते हैं, लास्ट पे चले जाएं, to see a fox squirrel, एक लूमड़ी नुमा गिलहरी को देखकर वापस आए, the old days पुराने दिनों की याद आती। एक लूमड़ी नुमा गिलहरी को देखकर पुराने दिनों की याद आती। उन्होंने कहा ये मुझे कुछ याद दिलाता है, एक लूमड़ी नुमा गिलहरी को देख के पुराने दिनों की याद आती है, बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज आई एम गोइंग टू शो यू, बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक, लेकिन ये इस कदर याद नहीं दिलाएगा। वॉन्ट जो है वो किसकी कॉन्ट्रैक्शन है, wouldn't would not वुडंट की नहीं है, विल नॉट और शैल नॉट, ठीक है, विल नॉट और शैल नॉट को वॉन्ट कहते हैं, वुड नॉट को हम वुडंट कहते हैं। तो ये दोनों में फर्क समझना है, और ये याद रखिएगा ये कभी भी पास्ट टेंस में इस्तेमाल नहीं हो सकता, यानी कि पास्ट टेंस में वॉन्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इजंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर हैज, विल नॉट और शैल नॉट है, और इजंट जो है ना इज नॉट। लेकिन ये इस कदर याद नहीं दिलाएगा एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, जो मैं कुछ चीज तुम्हें दिखाने वाला हूँ, गोइंग टू शो यू, गोइंग टू शो यू मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। ये फ्यूचर टेंस है सिंपल, जिसमें हम गोइंग टू और अबाउट टू, जैसे इन द प्रेजेंट मंथ ऑफ रमजान, this announcement is very pleasant at the time of iftar. If you have the typical announcement of the iftar, you listen, लाहौर और उसके गिरदो नवा में मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, तो यहाँ पे हो गया है या भी होना है, होने के बाद, तो जब बिल्कुल करीब हो तो वहां पे अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं, अगर आफ्टर सम टाइम हो तो फिर हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मेन वर्ब गोइंग टू नहीं है, बल्कि मेन वर्ब जो है अगला आ रहा है, मसलन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्लास, तो यहाँ पे मेरा गोइंग जो है ना वर्ब नहीं है, बल्कि स्टार्ट अ न्यू क्लास जो है वो मेन वर्ब, तो इसलिए इसका तर्जमा जो है वो फ्यूचर में करेंगे। वैसे उर्दू में हम इसको ऐसे भी तर्जमा कर लेते हैं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन असल में सेंस उसका वही होता है, मैं आपको नई क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, तो इससे मुराद ये नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, ये इसका मतलब है कि मैं भी शुरू करने वाला हूँ, तो ये फ्यूचर एक्सप्रेशन है, फ्यूचर टेंस का एक्सप्रेशन। माय क्यूरियोसिटी वाज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस बढ़ गया, क्यूरियोसिटी का मतलब तजस्सुस, इंटरेस्ट, इनक्विजिटिवनेस, किसी जानने की जस्तजू, मेरा तजस्सुस बढ़ गया, अराउज का मतलब होता है बढ़ जाना, इंक्रीज कर जाना। I thought he had found a new kind of wild grass, मैंने सोचा कि उन्हें, अब सब्जेक्ट का तर्जमा कर दिया, उन्हें
अब लास्ट पे चले जाएं इस क्लॉज के, कि उन्हें नई किस्म की जंगली घास आर एन अनफेमिलियर हर्ब, या को अनोखी जड़ी बूटी। अनफेमिलियर, फेमिलियर का ऑपोजिट है। फेमिलियर से मुराद जो नोन होता है और अनफेमिलियर जो अननोन। या को अनोखी किस्म की जड़ी बूटी, अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या नई किस्म का दरख्त मिल गया। मैंने सोचा कि उन्हें कोई नई किस्म की जंगली घास या अनोखी जड़ी बूटी या कोई नई किस्म का दरख्त मिल गया। फॉर आई रिमेम्बर, क्योंकि मुझे याद। फॉर जो है यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है। फॉर के दो फंक्शन होते हैं, एज ए प्रपोजिशन भी होता है, उसका तर्जुमा करेंगे हम के लिए। जैसे दिस हाउस इज फॉर यू, ये घर आपके लिए है, तो यहाँ पे फॉर से मुराद के लिए। और फॉर जब कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करता है रीजन की क्लॉज के साथ, तो हम कोऑर्डिनेशन में रीजन की क्लॉज के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखना है, एब्रिविएशन याद रखना है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ फैन बॉयज का। ये एब्रिविएशन से क्या होगा, फैन एफ से फॉर, For and पता ही होगा आपको, आपने पढ़ा भी, आप आई थिंक आपकी बुक्स में भी। क्योंकि मुझे वो वक्त याद था, फॉर आई रिमेम्बर। जब ये क्लॉज के साथ इस्तेमाल करें तो फिर इसका फंक्शन कंजंक्शन का होता है और इससे मुराद बिकॉज होता है। इसका फंक्शन सेम होता है, क्या होगा, बिकॉज, सिंस, एज वगैरह का इस्तेमाल सेम होता है। क्योंकि मुझे वो वक्त याद था, he had found a coffee tree in our woods, जब उन्हें सब्जेक्ट है, फिर लास्ट पे चले जाए, इन आवर वुड्स, हमारे जंगल में, जो जंगलात में कॉफी का दरख्त मिला था। क्योंकि मुझे वो वक्त याद है जब उन्हें हमारे जंगल में या जंगलात में कॉफी का दरख्त मिला था। अब जरा देखिएगा बच्चे, ये रिलेशनशिप किस तरह से डिपेंडेंट क्लॉज में ट्रांसफर होता है। आई रिमेम्बर्ड कौन सा टेंस है, पास्ट है, और past वो रिमेम्बर्ड है, और जो काम उस जिसको रिमेम्बर किया वो उससे भी पहले हुआ, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो ही हैड फाउंड होता है, यानी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें पास्ट परफेक्ट है क्योंकि वो काम पहले हो चुका है, और रिमेम्बर्ड जो है उस वक्त हुआ क्योंकि वो मुझे वक्त याद था जब उन्हें हमारे जंगल में या जंगलात में कॉफी का दरख्त मिला। इट इज एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे मालूम है, द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, ये अपनी किस्म का वाहिद दरख्त है। ग्रोइंग इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में उगने वाला। अब ये ग्रोइंग इन आवर कंट्री किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, दरख्त के काइंड को, ठीक है, काइंड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो क्या होगा, जहां तक मुझे मालूम है ये हमारे मुल्क में उगने वाली अपनी किस्म का वाहिद दरख्त है। जहां तक मुझे मालूम है ये हमारे मुल्क में उगने वाला अपनी किस्म का वाहिद या अपनी नौयत का वाहिद दरख्त। क्लियर हो गया। अब ग्रोइंग इन आवर कंट्री जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो काइंड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो इसका मतलब जब भी हमने किसी एडजेक्टिव का तर्जमा करते हैं तो उस नाउन के मीनिंग से पहले करते हैं। उर्दू में याद रखिएगा जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है वो नाउन से पहले आती है और इंग्लिश में ये नाउन से बाद आती है। इसकी रीजन ये है कि उर्दू लैंग्वेज है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है और इंग्लिश लैंग्वेज है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। तो दोनों की ऑर्थोग्राफी राइटिंग जो स्कीम है डिफरेंट है, इसलिए उसका तर्जमा करते हुए याद रखिएगा एडजेक्टिव फ्रेज का तर्जमा हमेशा नाउन से पहले करते हैं। तो अगर वहां पे होता तो अब ये जैसे देखें काइंड है, ग्रोइंग बाद में लगाया, वहां पे उर्दू में कैसे किया, हमारे मुल्क में उगने वाली अपनी नौयत का या अपनी किस्म का वाहिद दरख्त। ओनली ट्वाइस डिड माय फादर स्टॉप, महज 2 ही मरतबा रुके, टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आईज, अपनी आंखों से पसीना पोंछने के लिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना क्या होगा, मेरे वालिद साहब। अब लास्ट पे चले जाए, टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आईज, ये रीजन है अपनी आंखों से पसीना पोंछने के लिए महज 2 ही मरतबा रुके। कोई बताएगा जी ये सेंटेंस डिड का यहाँ पे क्या फंक्शन है? स्ट्रेस के लिए, ये स्ट्रेस के लिए है। ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब जो स्ट्रेस के लिए हो उनको हम क्या कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। ये इनफैक्ट हेल्पिंग ऑक्सिलरी नहीं है क्योंकि ये टेंस को शो नहीं कर रहा बल्कि यहाँ पे स्ट्रेस को शो कर रहा है। और ये डिड या डस या डू अगर पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाए, वैसे याद रखिएगा डू डस डिड जो है ना वो कौन से सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव।
लेकिन अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाए तो इसका मतलब है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस दिया गया। मसलन जरा आप बताइएगा, आई लाइक एप्पल्स, इसको जरा स्ट्रेस दे के बताइएगा क्या बनेगा। I did like apples. I do I like did present में I do like apples। इसी तरह से अगर हम इस तरह से पास्ट में हो कोई, जैसे I followed my father's footsteps, तो इसको जरा स्ट्रेस देना हो तो कैसे बने? I did follow. I did follow. Followed नहीं होगा, I did follow होगा। याद रखिएगा do does did के साथ फॉर्म फर्स्ट लगाने। I did follow my father's footsteps। क्लियर हो गया? As he climbed the second bluff, जब वो दूसरी मोदी चट्टान पे चढ़े, ब्लफ का मतलब चट्टान को, toward the finger of pine, सनोबर के दरख्तों के सिरों की तरफ या कोंपलों की तरफ। फिंगर से मुराद जो आखिरी सिरे होते हैं जो आपको नजर आ रहे थे, क्योंकि जब पौधे की तरफ देखें आप तो आपको क्या नजर आ रहा था उसका, आपको सिर्फ उसके आखिरी सिरे या कोंपलें नजर आ रही है। तो अब मैंने जैसे पहले बताया था कि एज वाली क्लास का तर्जुमा बेहतर है कि पहले कर लें, बेहतर अंदाज से तर्जुमा हो सकता है जब वो सब्जेक्ट आ गया, फिर लास्ट पे चले जाए टुवर्ड्स द फिंगर ऑफ पाइन, सनोबर के दरख्तों के सिरों की तरफ, सेकंड स्टीप ब्लफ, दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़े, तो वो अपनी आंखों से पसीना पूंछने के लिए महज 2 ही मर्तबा, अपनी आंखों से पसीना पूंछने के लिए महज 2 ही मर्तबा। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे उर्दू में स्ट्रेस देने के लिए हमने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? डिड को डिफाइन करें। महज तो ओनली है, 2 ही मर्तबा, 2 ही जो है वो क्या है, वो स्ट्रेस देने के लिए। जैसे आपने उर्दू में स्ट्रेस देते हैं तो क्या कहते हैं, सिर्फ अली ही यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेस कौन दे रहा है, यहाँ पे ही जो है वो स्ट्रेस दे। तो ही जो है वो जरूरी लिखना है। We reach the limeless trunks। limeless का मतलब क्या होता है? ये जो लिम कहते हैं बाजुओं को, यहाँ से ट्रंक्स कहते हैं तनों को। आप these state pines in सीधे या अमूदी सनोबर के दरख्तों, यानी क्योंकि लंबे जो दरख्त होते हैं उनके आमतौर पे ट्रंक्स जो है ना उनमें शाखें नहीं होती, लास्ट पे होती है, जैसे खजूर के दरख्त पे होती है, तो उसको वो क्या यूज करता है, लेमलेस ट्रंक्स, यानी बगैर शाखों के तरह। तो हम लास्ट पे चले जाए, इन बुलंदोबाला अमूदी सनोबर के दरख्तों के हम, अब लास्ट पे चले गए, दीज टॉल स्टेट पाइन्स, इन बुलंदोबाला अमूदी सनोबर के दरख्तों के बगैर शाखों के तनों के करीब पहुंचे। Whose branches reach toward the blue depth of the sky, जिनकी शाखें, अब लास्ट पे चले जाएं, ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, आसमान की नीली गहराई तक पहुंचती थी, जिनकी शाखें आसमान की नीली गहराई तक पहुंचती थी। अब रीच का मैंने यहाँ पे आपसे सवाल करूं कि मैंने तर्जमा रूटीन में क्यों कर दिया कि जो ना वो पहुंचती थी, मैंने पहुंची क्यों नहीं लिखी? जी कोई बताएगा? क्योंकि वो हमेशा ही वो शाबाश, वो रूटीन में जो ना वो होती है, यानी ऑल द टाइम होती है, ये वाकया नहीं है बल्कि वो क्या है, रूटीन में वो नजर आती है, तो इसलिए वहां पे क्या तर्जमा किया उसको, रूटीन के साथ किया, जिनकी शाखें आसमान की नीली गहराई तक पहुंचती आर वाइट किताब तो ट्रांसलेट पढ़ांदा है तो क्या होगा, आर वाइट क्लाउड वाज नाउ गॉन, या फिर सफेद बादल अब खत्म हो चुके थे या जा चुके थे या छट चुके थे, या फिर सफेद बादल अब चढ़ चुके थे। आई सॉ क्लियरिंग, मैंने एक साफ किया हुआ कतई राजी देखा। अ स्मॉल क्लियरिंग ऑफ 3/4 ऑफ एन एकड़, 1 एकड़ खेत 3/4 से ज्यादा नहीं था। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, इस जंगल या इस वीराने के वस्त में, हार्ट का मतलब होता है सेंटर, हार्ट से मुराद दिल भी होता है, हार्ट से मुराद जो है वो क्या होता है, वो सेंटर भी होता है। जैसे मिजल चौक या मिजल हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, तो मिजल जो है ना वो शहर के
वस्त में रखा गया है। या अब कहते हैं कि कराची इज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान या हार्ट ऑफ द कंट्री, यानी मरकजी सैयद जिसको तो उसको हम हार्ट कहते हैं। विल्डरनेस कहते हैं जंगल बियाबान, राइट बिल्कुल, एन ऑन द माउंटेन टॉप, पहाड़ी चोटी के ऊपर, पहाड़ी चोटी के एन ऊपर। अब जरा बा मुहावरा तर्जुमा सुनिएगा। मैंने एक साफ किया हुआ कताए राजी देखा, एक साफ किया हुआ कताए राजी, एक साफ किया हुआ जमीन का टुकड़ा या कताए राजी जो कि ऑन, लास्ट पे चले जाएं, ऑन द माउंटेन टॉप, पहाड़ी चोटी के एन ऊपर, पहाड़ी चोटी के एन ऊपर, इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, इस जंगल के वस्त में, 3/4 ऑफ एन एकड़, जो 1 एकड़ के 3/4 से ज्यादा नहीं, 1 एकड़ के 3/4 से ज्यादा नहीं था, यानी 1 एकड़ का 3/4। मैंने एक साफ किया हुआ कताए राजी देखा, एक साफ किया हुआ कताए राजी जो कि पहाड़ी चोटी के एन ऊपर, उस जंगल के वस्त में, 1 एकड़ के 3/4 से ज्यादा नहीं। यहां पे राइट से मुराद सही भी होता है, राइट से मुराद हुकूक को भी कहते हैं, that you should, it is your right to ask a question। इसी तरह से we should observe या we should get our rights या we should observe our rights। राइट से मुराद जो है ना वो सीधा भी होता है, दिस इज राइट वे टू लाहौर, और राइट से मुराद जो है ना एन ऊपर, दिस इज द राइट क्वेश्चन या दिस इज द राइट प्लेस यू आर स्टैंडिंग, ये बिल्कुल वही जगह है या सही जगह है जहां पे आप खड़े। तो ये राइट के 4 जो है मीनिंग होते हैं। आगे देखिएगा, नाउ यू कमिंग टू समथिंग सन, बेटे आप उस चीज की तरफ बढ़ रहे हो, बेटे आप उस चीज की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक सेड, उन्होंने कहा बेटे अब तुम उस चीज की तरफ बढ़ रहे हो। ऐसी पुश द टॉप वायर, जब उन्होंने बालाई तार को दबाया, कांटेदार तार होती है ना, मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं ऊपर नीचे, तो बालाई तार को नीचे दबाया, सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो बाड़ को पार कर सके। जब उन्होंने बालाई तार को नीचे दबाया ताकि वो बाड़ को पार कर सकते, उन्होंने कहा बेटे अब तुम उस चीज की तरफ बढ़ रहे हो। दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी, ये वो चीज है जो मैं चाहता हूं कि तुम देखो, ये वो चीज है जो कि मैं चाहता हूं कि तुम देखो। आई वॉन्ट यू टू सी, वही है, वॉन्ट के बाद क्या लगाया, वॉन्ट के बाद इस्तेमाल किया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने इन्फिनिटिव इस्तेमाल किया। यही वो चीज है जो मैं चाहता हूं कि तुम देखो। Who did this? ये सब किसने किया? I asked, मैंने पूछा, पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करना, मैंने पूछा ये सब किसने किया? Who cleared this land and fenced it? किसने ये जमीन साफ की और इसके गिर्द बाड़ लगाई? किसने ये जमीन साफ की और इसके गिर्द बाड़ लगाई? फेंस का मतलब बाड़ लगाना, फेंस वर्ब भी है, फेंस नाउन भी है। जहां पे फेंस सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे है, और क्रॉस द फेंस जो ऊपर आपने सेंटेंस पढ़ा है उसमें ये नाउन है, क्योंकि क्रॉस वर्ब है और फेंस उसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा नाउन आते हैं। फेंस इट अगेंस्ट व्हाट, किस चीज के खिलाफ या किस चीज के लिए बाड़ लगाए, किस चीज के लिए बाड़ लगाए। स्ट्रे कैटल इफ एवर गेट आउट ऑफ द पास्ट, स्ट्रे कैटल कहते हैं आवारा मवेशी, वॉन्डरिंग, घूमते फिरते। इफ द गेट आउट का मतलब बाहर आ जाना, पास्टर का सब्ज़ार। उन्होंने मुझे, कर्टली का मतलब होता है रूडली होता है, बड़ी क्या होगा, सख्ती के साथ, बेरुखी के साथ। उन्होंने मुझे बेरुखी से जवाब दिया। कर्टली कौन सा एडवर्ब होगा? जवाब देने की क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर। कैसे जवाब दिया? उन्होंने मुझे बेरुखी से जवाब दिया, आवारा मवेशी अगर वो कभी चरागाह से बाहर निकले, या अगर चरागाह से बाहर आवारा मवेशियों के लिए अगर वो कभी चरागाह से बाहर निकले। I cleared this land and I fenced it। यहाँ पे मैंने स्ट्रेस देते हुए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे आप किसी से, आप कोई आपके पास आपके घर में आया हो या आपका भाई आया हो, तो आप कहते हैं कि आ गया, तो आगे से वो क्या जवाब देगा? तू अन्ना तुमने लफ्जा। तो सिमिलरली यहाँ पे वो ऐसे ही कह रहा है कि I cleared this land and I fenced it, मैंने ही इससे साफ किया और मैंने ही बाड़ लगाई। ये बेरुखी से कह रहा है तू अन्ना तुमने लफ्जा।
ये सिमिलर जो है ना एक्सप्रेशन है। चलें जी जरा डू डज एज अ मॉडल वर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आई, ये जरा देखिएगा, आई वर्क हार्ड और आई डू वर्क हार्ड। शी ट्राई टू डिसीव, शी डिड ट्राई। ये इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। हर्ट और हर्ट का आपको पता है, ये जो ना वो हर्ट तो तकलीफ देना होता है किसी को, लेकिन याद रखिएगा ये इररेगुलर वर्ब है, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। इसकी हर्टेड नहीं लिखना, सिर्फ हर्ट होगा। ये जब भी अक्सर जो ना वो गलती लग जाती है। जी सवाल है जी हमारा, व्हाट वाज द साइज ऑफ द किलर? पहला सेंटेंस बनाना है, शाबाश। The size The of size the of the clearing was no more than 3/4 of its acre. ठीक है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था साइज ऑफ द कलरिंग, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे वर्ब नहीं है, तो इंफॉर्मेशन के लिए क्या यूज करते हैं? वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कौन सा था? साइज है, साइज के साथ हमने क्या लगाया? वॉज लगाया। सिचुएटेड, it was situated, क्योंकि सिचुएटेड यहाँ पे क्या है वो आप यहाँ पे एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए पैसिव वर्ब भी कह सकते हैं। इट वाज सिचुएटेड कर रहा है, सिचुएटेड हुआ हुआ है, सिचुएटेड हुआ है। तो पैसिव वॉइस में हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और ग्रो वेजिटेबल्स देयर, शाबाश, इसे सेंटेंस बनाना है। कौन? Jess father had grown vegetables there. अब हैड ग्रोन क्यों लगाया जी? ग्रू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो पहले लगा चुका है। क्योंकि ये एक्शन जो है ना वो पहले हो चुका है। तो जब एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जिस वक्त वो विजिट करने के लिए गए हैं, तो ये ग्रो वेजिटेबल का एक्शन उस वक्त हुआ या उससे पहले हो चुका है? उससे पहले हो चुका है। तो ये टेंस कौन सा आ जाएगा? परफेक्ट टेंस। अब जरा आपको आइडिया हो गया टाइम फ्रेम कैसे अफेक्ट करता है टेंस को, ठीक है? किस तरह से हम परफेक्ट टेंस को समझते हैं कि पास्ट में ये विजिट कब किया उन्होंने? पास्ट में, राइट? विजिट कब किया? पास्ट में। और जो वेजिटेबल कल्टीवेट करने का एक्शन था वो उससे भी पहले हुआ। तो ये कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट टेंस होगा। इसको हम एक्चुअली परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी टाइमिंग जरा चेक करनी है आपने किस तरह से यूज करते हैं। अगला सवाल है जी, व्हाई डिड जेस फादर फेंस द किलर एग? तो फेंस से बनाने जी Yes, father fenced his clearing. फेंस द किलर एग, क्योंकि डिड है तो पास्ट टेंस में सवाल पूछा गया तो सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अब यहाँ पे अवॉइड स्ट्रे कैटल एंट्रिंग इज To avoid stray cattle entering his farm. क्योंकि यहाँ पे रीजन है फेंस जो है ना वो करने की रीजन क्या है? टू अवॉइड स्ट्रे कैटल। तो जब आपने फेंस को जो ना अवॉइड करने के लिए किया है तो यहाँ पे रीजन के साथ हम क्या यूज कर लेते हैं? टू। रीजन के लिए क्या यूज करते हैं? इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। जी ये तो था हमारा। आगे चलते हैं जरा अगले सेगमेंट में। चलें देखिएगा। बट व्हाई डिड यू एवर क्लाइंब टू माउंटेन टॉप एंड डू दिस? आई आस्क्ड हिम, मैंने उन्हें पूछा, लेकिन आप इस पहाड़ी चोटी पे क्यों चढ़े और ये सब क्यों किया? लेकिन आप इस पहाड़ी चोटी पर क्यों चढ़े और ये सब क्यों किया? अब यहां पे देखें दो वर्ब की कोऑर्डिनेशन है, एक क्लाइंब है और एक डू है। क्या बताएंगे कि दोनों काम नेगेटिव में है या एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में? दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव में है, लेकिन दोनों किसको कोऑर्डिनेट करें? डिड के साथ। तो याद रखिएगा जब डिड के साथ आ रहा है तो क्लाइंब है और एंड के बाद भी सेम फॉर्म इस्तेमाल करें। लेकिन आप इस पहाड़ी चोटी पे क्यों चढ़े और ये सब क्यों किया? मैंने पूछा लुक एट द फर्टाइल लैंड, ये जरखेज जमीन की तरफ तो देखो। वी हैव इन द वैली, जो हमारे पास वादी में, वो जरखेज जमीन की तरफ तो देखो जो हमारे पास वादी में है। जी फर्टाइल, जैसे नहीं हम हंस के कहते किसी फर्टाइल। ही लॉफ्ट, वो हंस पड़े। एज ही रीच डाउन, रीच डाउन का मतलब होता है रीच अकेला हो तो पहुंचना होता है, रीच डाउन का मतलब बेंड करना होता है। ये देखिएगा प्रेपोजिशन किस तरह से इफेक्ट करती है वर्ब के मीनिंग। जैसे लुक फॉरवर्ड है तो मुस्तकबिल को देखना, लुक बैक है तो माजी को देखना, लुक अप है तो ऊपर देखना, लुक अप है तो डिक्शनरी में देखना, लुक आउट है तो बाहर देखना, लुक फार है तो तलाश करना, लुक इन है तो अंदर झांकना, लुक इनटू है तो लोगों के मामले में देखना। ये मल्टीपल जो है ना वो प्रेपोजिशन लगाने से मल्टीपल मीनिंग्स आते हैं। तो ये दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द
यूज अ प्रेपोजिशन। तो क्या होगा, जब वो नीचे झुके एंड पिक्ड अप डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रोट लॉन्ग, और पिक्ड अप उठाना, डबल हैंडफुल दोनों हाथों में, लीफ रॉट लॉन्ग गले सड़े पत्तों वाली चिकनी मिट्टी, लीफ रॉट गले सड़े पत्तों वाली, लॉन्ग कहते हैं चिकनी मिट्टी, क्ले जिसको हम कहते हैं। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं वी क्रिएटेड मैन विद क्ले, हमने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया। तो क्ले को एक्चुअली लॉन्ग कहते हैं, जो इंतहाई जरखेज मिट्टी होती है। जब किसी जगह पे पानी दरिया जो है ना सैलाब आता है तो वहां पे क्रस्ट छोड़ जाता है, उसको एक्चुअली क्ले कहते हैं। चिकनी मिट्टी होती है जिसको अगर अब कोई लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हो तो मैरा जमीन कहते हैं इसको हमारे यहाँ, उसको एक्चुअली वहां पे चिकनी मिट्टी ज्यादा है, वहां पे स्लिपरी ज्यादा होती है वो जमीन, तो ये इंतहाई फर्टाइल जमीन होती है जी। क्या होगा, जब जो ही वो नीचे झुके और अपने दोनों हाथों में गले सड़े पत्तों वाली चिकनी मिट्टी को उठाया तो वो हंस पड़े ज़रखेज़। दिस इज द लैंड सन, बेटे ये जमीन है। ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जैसे नहीं हम किसी को हैरानगी के साथ कह रहे हैं, ओए आई ए कम की दई तू की करना, दिस इज द लैंड सन, बेटे ये जमीन है। यानी ये सही मानों में, इसका तर्जमा कैसे करेंगे, बेटे ये सही मानों में ज़रखेज़ जमीन है। जमीन तो जाहिर सारी है, तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, बेटे ये सही मानों में ज़रखेज़ जमीन है। दिस इज इट, ये ऐसे है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने तमाम किस्म की जमीनों को आजमाया है। ट्राइड से मुराद कोशिश करना नहीं, यहाँ पे ट्राइड से मुराद टेस्ट करना है। जैसे आपने देखते हैं ट्राइड, जैसे ना हम बच्चे खेलते हुए कहते हैं पहले ट्राई बॉल कराना, ट्राई से मुराद क्या होगा, यहाँ पे आजमाइशी। मैंने तमाम किस्म की जमीनों को आजमाया है। अब यहाँ पे ऑल के साथ जो है ये इंडेफिनिट जो है वो नाउन है और इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, तो इसके साथ हम दो तरह के नाउन इस्तेमाल करते हैं, काउंटेबल भी आ सकता है और अनकाउंटेबल भी आ सकता है। अगर ये काउंटेबल आएगा तो हमेशा प्लूरल होगा, अगर अनकाउंटेबल होगा तो ये सिंगुलर होगा। मसलन ऑल हिज ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी चूंकि अनकाउंटेबल था तो सिंगल आ गया, ऑल हिज ऑनेस्टी हैज। और अगर ये काउंटेबल है, ऑल द बॉयज या ऑल द गर्ल्स, तो यहाँ पे इसके बाद नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि इसके बाद आने वाला नाउन कौन सा है। ये कुछ नाउन्स हैं जिनमें सम है, ऑल है और मोस्ट है। इनके साथ हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं ऑल या मोस्ट या सम जी। देन ही स्मेल द डर्ट, फिर उन्होंने उस गर्द को सूंघा, फिर उन्होंने उस मिट्टी को सूंघा, ये भी कह सकते हैं, डर्ट से मुराद यहाँ पे मिट्टी है। फिर उन्होंने उस मिट्टी को सूंघा, ही विफ्ड एंड विफ्ड, वो सूंघते चले गए, उन्होंने बार बार सूंघा। विफ्ड एंड विफ्ड ये स्ट्रेस देने के लिए हम दो वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जब हमने किसी नाउन पे किसी वर्ब पे स्ट्रेस देना हो तो हम दो दफा इस्तेमाल करते हैं उसको। उन्होंने बार बार सूंघा, द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, इस जंगली या कुदरती मिट्टी को, इनटू हिज नॉस्ट्रल्स, अपने नासों में। नॉस्ट्रल कहते हैं नथनों को, उर्दू में पंजाबी में नासा कहते हैं, और जो है वो नॉस्ट्रल्स कहते हैं नथनों। उन्होंने, अब लास्ट पे चले जाएं, इस अपने नथनों में इस कुदरती मिट्टी को मिट्टी की खुशबू को बार बार सूंघा। उन्होंने इस क्या होगा, कुदरती मिट्टी को अपने नथनों में बार बार सूंघा। तो जैसे नहीं आपने देखा होगा सोप का कमर्शियल, वो उसमें जो ना वो रोज की जो ना स्मेल होती है तो वो सूंघती है, बिल्कुल ताजगी का एहसास। तो सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से उसका बाप भी करता है, जस्ट लाइक फ्रेश है, बिल्कुल ताजा हवा की तरह। ही सेड, उन्होंने कहा बिल्कुल ताजा हवा की तरह है। जब उन्होंने ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर, जब उन्होंने मिट्टी को अपनी उंगलियों के बीच में से गिरने दिया। आप दोनों हाथों में कोई चीज पकड़ी हो तो हाथ खोल दें तो वो नीचे उंगलियों में से गिर पड़ेगी। जब उन्होंने अपनी उंगलियों के बीच में से मिट्टी को गिरने दिया तो उन्होंने कहा बिल्कुल ताजा हवा की तरह। इट इज प्लेजेंट टू टच टू, इसे छूना भी खुशगवार। उन्होंने मजीद कहा, एडिड से मुराद जमा करना होता है, इससे मुराद होगा मजीद कहना। उन्होंने मजीद कहा इसे छूना भी खुशगवार। यहाँ पे टू का इस्तेमाल करते हैं हम क्या होगा, रेपिटेशन के लिए। ये अब जरा देखिएगा, आल्सो, टू और एज वेल का इस्तेमाल करते हैं। आल्सो को हम वर्ब से पहले लगाते हैं, टू और एज वेल को हम जो ना वो सेंटेंस के एंड पे ऐड करते हैं। और टू हम नेगेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। जब आई एम टायर्ड, वेरी टायर्ड,
और आई कांट मूव, आई एम टू टायर्ड। जब नेगेटिव सिचुएशन हो तो फिर हम टू टायर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नाउन जो है ना वो कुछ नाउन जो है सेम होते हैं सिंगुलर और प्लूरल में, जैसे 3 फिश, 3 एयरक्राफ्ट, 3 डजन, आर ऑफस्प्रिंग, और क्रॉस रोड्स होगा, ये क्रॉस रोड नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग्स, ये यानी कि सेम होते हैं सिंगुलर और प्लूरल में सेम होते हैं। तो उसके बाद सीनरी और क्या होगा, मच फर्नीचर फॉर द वेडिंग। चले जाके देखिएगा। बट डैड, लेकिन अबू जान, मैंने कहा लेकिन अबू जान, आई नो व्हाट यू थिंक, मुझे मालूम है जो तुम सोचते हो। ही इंटरप्टेड, उन्होंने मेरी बात काटी। इंटरप्ट का मतलब इंटरफेयर करना होता है। उन्होंने मेरी बात काटी, मुझे मालूम है जो तुम सोचते हो। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी ऐसे ही सोचती है, या तुम्हारी माँ भी ऐसी ही बात करती है या सोचती है। शी वॉन्डर्स, वो हैरान होती है। वॉन्डर्स, सरप्राइजेस, अमेजेस, एस्टोनिशेस, वो हैरान होती है। व्हाई एवर क्लाइंब दिस माउंटेन टॉप, मैं इस पहाड़ी चोटी पे कभी क्यों चढ़ा। टू रेज माई पोटैटोज, जैम्स एंड टमाटोज, अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए। अब जरा बा मुहावरा तर्जुमा कैसे बनेंगे, पहले सब्जेक्ट तर्जुमा कि मैं, अब लास्ट पे चले जाएं, टू रेज माई पोटैटोज, अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए इस पहाड़ी चोटी पे कभी क्यों चढ़ा। कि मैं अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए या काश्त करने के लिए इस पहाड़ी चोटी पे कभी क्यों चढ़ा। बट जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी में कहा। विस्पर्ड से मुराद क्या है, मर्मर्ड, सरगोशी में कहना, आहिस्ता आवाज में बात करना। उन्होंने तकरीबन सरगोशी में कहा, लेकिन जैस एनीथिंग ग्रोन इन दिस न्यू ग्राउंड लाइक दिस। अब ग्रोन इन द न्यू ग्राउंड लाइक दिस किसके मीनिंग में इजाफा कर, एनीथिंग। और इसका तर्जुमा कैसे करने हैं, इस तरह की नई काश्त की जाने वाली जमीन में उगी हुई किसी भी चीज का। इस तरह की नई काश्त की